हेलो दोस्तों, नमस्कार। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे। तो हमने आपके लिए आरएस सफलता सीरीज 2023 लॉन्च कर दी है। ये नॉट ओनली टेस्ट सीरीज है जिसमें आपको 10 फुल लेंथ टेस्ट मिल जाएंगे जो आपको कंप्लीट सिलेबस का टूर करवाएंगे। क्वालिटी आप हमारे वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं क्योंकि यूट्यूब पे पहले पेपर का वीडियो हम फ्री ऑफ कॉस्ट डाल रहे हैं, तो क्वालिटी आपको वहाँ समझ में आ जाएगी, यानी यहाँ समझ में आ जाएगी। आगे चलते हैं। पहले पेपर का पार्ट 3 हम देख रहे हैं। 2023 के विश्व पर्यावरण दिवस का थीम क्या है, विषय क्या है? तो देखो, ओनली वन अर्थ, सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पोल्यूशन, सॉल्यूशन टू वाटर पोल्यूशन या सॉल्यूशन टू एयर पोल्यूशन। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन बी, यानी सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पोल्यूशन। 2023 का जो पर्यावरण दिवस है उसका विषय रखा गया है वो सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पोल्यूशन रखा गया है। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? सीधी सी बात है, 5 जून को हर साल पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। क्लियर है? कब से इसकी घोषणा की गई? तो 1972 में यह दिवस मनाने की घोषणा की गई और 5 से 16 जून तक अंतर्राष्ट्रीय महासभा द्वारा आयोजित विश्व पर्यावरण सम्मेलन में इसके चर्चा किया गया और इसके बाद में इसका मनाना शुरू हुआ। पहला देखो, 1972 में तो ये घोषणा की गई पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा, लेकिन पहला पर्यावरण दिवस मनाया कब गया? तो 1973 में, यानी 1973 में पहला पर्यावरण दिवस मनाया गया। ठीक है, आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। बांगड़ सर्किट में कौन कौन से जिले आते हैं? तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले हैं हमारे, वो बांगड़ सर्किट के अंदर आते हैं। देखो, बांगड़ सर्किट में कौन कौन से जिले हैं? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, ये विदित है, हमें अच्छे से पता है क्योंकि बांगड़ वाला क्षेत्र वही एरिया कहलाता है। इसके अलावा कौन कौन से सर्किट टूरिज्म के लेके जो सर्किट बने हुए कौन कौन से हैं? एक तो देखो, डुंडाड सर्किट हो गया। डुंडाड सर्किट यानी जयपुर और जयपुर के आसपास वाला एरिया। तो कौन कौन से क्षेत्र आएंगे? तो जयपुर तो आएगा ही आएगा, साथ में दौसा आएगा और आमेर आ जाएगा। ठीक है, ये डुंडाड सर्किट क्लियर हो गया। मेवात सर्किट में कौन आएगा? तो देखो, अलवर, सिलीसेड, सरिस्का, भरतपुर और धौलपुर। जो अपना मेवात का क्षेत्र है ना, उधर को जो जिले हैं, जैसे कौन से? अलवर, भरतपुर, धौलपुर, वो वाले एरिया है वो मेवात सर्किट के पार्ट है। रणथंबोर सर्किट में तो सवाई माधोपुर और टोंक, यानी एक इसका जो रणथंबोर पार्ट है जो सवाई माधोपुर में है, वो रणथंबोर सर्किट का पार्ट होना स्वाभाविक है। उसके बाद में हाड़ौती सर्किट की बात करें तो कोटा, बूंदी और झालावाड़, कोटा, बूंदी और झालावाड़ है वो हाड़ौती सर्किट के पार्ट है। फिर मरु त्रिकोण की बात करते हैं जिसे डेजर्ट ट्रायंगल कहते हैं, तो इसमें कौन कौन सा है? तो बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर जिले हैं ये मरु त्रिकोण के भाग है। शेखावटी सर्किट में तो सीकर, चूरू, झुंझुनू। उसके बाद मेरवाड़ा सर्किट में अजमेर, पुष्कर, मेड़ता और नागौर, ये मेरवाड़ा सर्किट के पार्ट है। अजमेर मेरवाड़ा कहते हैं, तो अजमेर के जो पास वाले इलाके हैं वो मेरवाड़ा सर्किट के पार्ट है। फिर माउंट आबू सर्किट की बात करें तो रणकपुर तो हो ही गया, इसके साथ में जालोर हो गया और माउंट आबू यानी सिरोही हो गया। उसके बाद में बागड़ सर्किट की बात करें तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा हो गया। और मेवाड़ सर्किट में मेवाड़ के आसपास वाला जो एरिया जो भी है, उदयपुर, कुंभलकोट, नाथद्वारा, राजसमंद, चित्तौड़, डूंगरपुर, जयसमंद, ये हमारे प्रमुख सर्किट है, टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बनाए गए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। राजस्थान के किन स्थानों पर पुरा पाषाणकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं? इसकी बात कर रहे हैं, पुरा पाषाणकालीन स्थानों की बात कर रहे हैं। तो कहाँ पे मिले पुराना पाषाणकालीन? तो जायल और डीडवाना, नागौर है ना, वहाँ पे पूरा पाषाणकालीन अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं, मिले हैं। तो देखो, पूरा पाषाणकालीन स्थल इंडिया के लेवल पे बात करें तो कहाँ कहाँ मिले हैं? तो उत्तर प्रदेश में जो बेलन घाटी है, उत्तर प्रदेश में बेलन घाटी है, वहाँ पे प्राप्त हुए हैं। फिर जम्मू कश्मीर में जो पहलगाम घाटी है, कौन सी घाटी है? पहलगाम घाटी। और पहलगाम घाटी का संबंध किससे है? ये पूरा पाषाणकालीन स्थल है, यानी यहाँ पूरा पाषाणकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, उसके बाद में जो कर्नाटक है अपना, वहाँ पे हुनसंगी गांव है। कौन सा गांव है? हुनसंगी गांव, वहाँ पे पूरा पाषाणकालीन स्थल मिला है। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में जो नागौर जिला है, वहाँ का जो डीडवाना गांव है, कौन सा? डीडवाना गांव, वहाँ पे पूरा पाषाणकालीन स्थल मिला है। ठीक है, अब देखो, राजस्थान में डीडवाना में तो मिला ही है, इसके अलावा और भी स्थल है जहाँ पे पूरा पाषाणकालीन अवशेष मिले हैं। तो इसमें देखो,
पूरा पाषाणकालीन स्थल उसको भी 3 भागों में बांटा है, पूरा पाषाणकालीन स्थल। तो अपना नागौर का डिडवाना और एक बरखेड़ा पड़ता है, वो वहाँ पे पूरा पाषाणकालीन स्थल। उसके बाद में मध्यपुरा पाषाणकालीन स्थल राजस्थान में, तो डिडवाना तो है ही है। इसके अलावा बुद्ध पुष्कर के आसपास लूनी नदी की घाटी है ना, वहाँ पे भी मध्यपुरा पाषाणकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। और पूर्वार्ध पुरा पाषाणकालीन स्थल की बात करें तो चित्तौड़गढ़, कोटा और वागून, कदामाली और साबरमती और माई नदियों की जो घाटियां हैं वहाँ पे मिला। लेकिन हमें ये जो मोटा पॉइंट मिला है वो कौन सा है, तो देखो जम्मू कश्मीर में पहलगाम घाटी, कर्नाटक का हंसंगी गांव, और राजस्थान में एक तो जायल हो गया अपना और एक हो गया डिडोना। और ये दोनों कौन से जिले में पड़ते हैं, तो दोनों नागौर जिले के पार्ट है। ठीक है, ताम्रयुगीन सभ्यता में नहीं है। इनमें से कौन सी है जिसका संबंध ताम्रयुगीन सभ्यता से नहीं है, गिलूंड, सुनारी, किराडोत या गणेश्वर। तो देखो जो सुनारी सभ्यता है ना झुंझुनू की, वो ताम्र सभ्यता नहीं है। ठीक है, ताम्रयुगीन सभ्यता ये लोह युगीन सभ्यता है। ताम्रयुगीन सभ्यता में यहाँ पे सीधी सी बात है, तांबे के अवशेष तो मिले ही मिले, कांसे के अवशेष भी मिले। कौन कौन से स्थल है, तो स्थल जो मुख्य वो तो हमें पता है कि कौन से कहाँ पे है, लेकिन जो छोटे स्थल है जो इतने ज़्यादा लाइमलाइट में नहीं है, एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, तो हमें देखना है कि वो अलग वाले कौन से और उनको हमें याद करना है कि ये कौन से ज़िले के भाग हैं। आहड़, उदयपुर, इसमें कोई दिक्कत नहीं, संदेह नहीं है, ये ओके है। इसके बाद में अगर आगे वाले पे चलते हैं हम, तो सोती कहाँ पे, सोती बीकानेर में है। एक सोती हनुमानगढ़ में भी है सोती नाम से, लेकिन सोती जो मेन नाम आता है वो सोती बीकानेर है। लाचुरा कहाँ पे, लाचुरा अपने भीलवाड़ा जिले में है। एलाना जालोर में, एलाना कहाँ पे, जालोर। देखो एलाना कहाँ पे है, जालोर में है। एलाना कहाँ पे है, जालोर में है। उसके बाद में कुराड़ा कौन से जिले में पड़ता है, तो कुराड़ा क्षेत्र है, ताम्र कांस्य युगीन सभ्यता है और ये नागौर जिले में पड़ता है। किराडोत स्थल है वो जयपुर में पड़ता है। गणेश्वर सीधी सी बात है सीकर में पड़ता है। रंग महल हनुमानगढ़ में काफ़ी फेमस है, चर्चित है। बालाथल उदयपुर ये आपको रटा हुआ है। पिंडपालिया, ये मैथ अलग हो गया थोड़ा सा, तो पिंडपालिया ये कहाँ है, ये अपने चित्तौड़ में, कहाँ पे है, चित्तौड़ जिले में पड़ता है पिंडपालिया। बूढ़ा पुष्कर ये अजमेर में है ही, बेणेश्वर डूंगरपुर में। पूगल बीकानेर, पूगल कहाँ है, बीकानेर, तो सोती बीकानेर, पूगल बीकानेर। ठीक है, एलाना, जालोर, लाचरा, बिलवाड़ा और पिंड पाडलिया चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, तो ताम्र पाषाण युगीन सभ्यता के जो महत्वपूर्ण अवशेष है जो लाइमलाइट में नहीं है वो भी हमने एक बार देख लिए हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। खातौली का युद्ध बहुत महत्वपूर्ण युद्ध है और एग्जाम में इससे संबंधित प्रश्न आता ही है, तो इसके संबंध में कौन सा कथन है जो सही नहीं है ये बताना है। यह युद्ध राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य में हुआ, ये पहली बात होगी। खातौली मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर स्थित एक सामरिक महत्व का स्थल है। इस युद्ध में सांगा ने इब्राहिम लोदी के पुत्र को बंदी बना लिया था और महाराणा सांगा इस युद्ध में लंगड़ा हो गया था। तो इसमें से जो असत्य कथन है ना वो बताना है, तो इसका असत्य कथन है ऑप्शन बी, यानी जो ये युद्ध राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य में हुआ था, ये बिल्कुल सही बात है। इस युद्ध में सांगा ने क्या किया, इब्राहिम लोदी का जो पुत्र था उसको बंदी बना लिया था, ये भी सत्य है। ठीक है, और महाराणा सांगा है इस युद्ध में लंगड़े हो गए थे, मतलब युद्ध में इनकी टांग पे आघात हुआ था, पैर पे चोट लगी थी। तो तीनों कथन सत्य, लेकिन जो दूसरा कथन है वो असत्य है, क्योंकि ये जो खातौली है ना ये मेवाड़ मारवाड़ की सीमा पे नहीं है, ये अपने हाड़ौती वाले एरिया में। किधर है, हाड़ौती वाले एरिया में, यानी जो कोटा बूंदी बारा झालावाड़ वाला इलाका है ना उस साइड में है। अब देखो राणा सांगा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें कर लेते हैं। सांगा के राज्यारोहण हुआ था जब सांगा को मतलब राज्याभिषेक किया गया था, उस समय जो दिल्ली का सुल्तान था उसका नाम था सिकंदर लोधी। ठीक है, अब प्रश्न बनता है कि राणा सांगा का राज्यारोहण के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था, तो हमारा उत्तर क्या होगा, सिकंदर लोधी राणा सांगा के राज्यारोहण के समय दिल्ली के सुल्तान थे। बात होगी, सिकंदर लोधी की मृत्यु होगी, इसके बाद में गद्दी पे कौन बैठा, तो सिकंदर लोधी की मृत्यु के बाद इब्राहिम लोधी, वो उसका पुत्र था सिकंदर का, यानी सिकंदर जब सांगा राज्याभिषेक हुआ तब तो ये दिल्ली का राजा था। अब ये तो 1517 तक रहा, फिर ये सिकंदर चला गया,
इसके बाद में इब्राहिम लोदी शासक बना। ठीक है, कब बना? 1517 में। ये डेट आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। राणा सांगा ने जो पूरी राजस्थान है ना, उन क्षेत्रों में जो दिल्ली सल्तनत के अधीन थे, राणा सांगा प्रतापी राजा था, उन्होंने क्या किया कि जो दिल्ली के क्षेत्र के अधीन जो एरिया थे उन पे कब्जा करना शुरू कर दिया और अपने राज्य में मिला लिया। अब अगर किसी राज्य का हिस्सा दूसरा राज्य अपने हिस्से में मिलाएगा तो उसको दिक्कत तो होगी, तो इब्राहिम लोदी को भी हुई। तो इन दोनों के मध्य यानी राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य एक युद्ध हुआ 1517 में। ठीक है, और कहाँ पे हुआ? ये खातौली में हुआ। वर्तमान में कहाँ पड़ता है? ये कोटा जिले में है। वर्तमान में कौन से जिले में? कोटा जिले में। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी ना वो हारा, बुरी तरह से हारा, लेकिन जो अपने महाराणा सांगा है उनका एक हाथ कट गया और पैर में भी गहरा घाव हो गया था, इसका मतलब लंगड़े हो गए थे। तो ये कथन भी हमारा सत्य प्रतीत होता है। तो इस प्रकार हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, क्योंकि हमें पूछा है इसका असत्य कथन कौन सा है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। राजस्थान के प्रारंभिक मध्यकाल के राज्यों में अक्सपटलिक जो शब्द है वो किसकी जिम्मेदारी थी? मुख्य कोषपाल के रूप में काम करना, मुख्य लेखाधिकारी के रूप में कार्य करना, विदेश मंत्री के रूप में या प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करना। तो अक्सपटली का मुख्य कार्य था मुख्य लेखाधिकारी, यानी अकाउंट ऑफिसर होता है ना, वो काम करना। आप में से कई सारे विद्यार्थी है वो जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी कर रहे हैं। अभी तो जूनियर अकाउंटेंट हो गए, प्रमोशन होकर आप AA सेकेंड बन जाओगे। ठीक है, तो इससे आप अकाउंटिंग ऑफिसर बन जाओगे ना। तो ये अकाउंटिंग ऑफिसर मुख्य लेखाधिकारी के रूप में ही कार्य करता था। कौन? अक्सपटलिक। ठीक है, राजस्थान की जो प्रशासनिक व्यवस्था की बात करें तो इसके 3 प्रमुख आधार थे। तो देखो, सैनिक प्रशासन होना स्वाभाविक है, न्याय प्रशासन में होना भी जरूरी है, भू राजस्व भी होना जरूरी है। तो ये 3 ये बेस थे, क्योंकि आप RS की तैयारी कर रहे हो, कल को आप भी एडमिनिस्ट्रेटिव में जाओगे तो प्रशासन के भाग कौन कौन से होते हैं? एक तो सामान्य प्रशासन और सैनिक प्रशासन, दूसरा न्याय प्रशासन, तीसरा भू राजस्व प्रशासन। अगले प्रश्न में चलते हैं। मेव किसान आंदोलन से संबंधित सत्य कथनों का चुनाव करना है। मेव किसान आंदोलन, इसके संबंध में जो सत्य कथन है ना वो देखने हैं। तो पहला कथन कह रहा है कि ये मेव किसान आंदोलन है वो अलवर भरतपुर रियासतों के मेवात क्षेत्र में हुआ था। जो अपना पूरी राजस्थान है, अलवर भरतपुर, उधर जो रियासतें थी वहां पे ये आंदोलन शुरू हुआ था। 1932 के अंदर ये आरंभ हुआ और इसका नेतृत्व किया था मोहम्मद अली और चौधरी यासीन खान ने। और तीसरा कथन है सरकार द्वारा ये आंदोलन असफल किया गया, यानी सरकार ने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया इसको खत्म करने में। तो इनमें से सत्य कथन कौन से है? तो तीनों ही कथन सत्य हैं। तो देखो, सबसे पहले मेव किसान आंदोलन, बात किसकी कर रहे हैं? सबसे पहले जब भी जिस भी प्रश्न को आप देख रहे हो उसको देखो कि प्रश्न क्या है। मेव किसान आंदोलन की हम बात कर रहे हैं। कहाँ पे हुआ? तो अपना पूरी राजस्थान की जो रियासतें हैं, अलवर भरतपुर रियासतें, वहां पे हुआ। कब? 1932 में। नेतृत्व किसने किया? मोहम्मद अली और चौधरी यासीन खान ने। किसने किया? मोहम्मद अली और चौधरी यासीन खान ने इसका नेतृत्व किया। क्यों? क्योंकि देखो, यहाँ पहले आंदोलन शुरू इसलिए हुआ, लगान को बढ़ा दिया गया। अब लगान बढ़ा दिया तो इसके बाद में क्या हुआ? सांप्रदायिक हिंसा शुरू हो गई, यानी इसमें भी सांप्रदायिक हिंसा का रंग था। और 1933 में किसानों ने क्या, सरकार ने क्या किया? बोले यार आप किसान हैं, आपकी कुछ बातें हम मान लेंगे। ठीक है, कुछ बातें, मतलब 10 बातें करी थी, उसमें से एक बात मान ली। तो बाद में किसानों ने इस आंदोलन को स्थगित कर दिया और भरतपुर के मेवों ने 1933 में लगान नहीं दी थी। 1933 में भरतपुर के मेवों ने कहा कि अब लगान नहीं देंगे, तो 1933 में उन्होंने नहीं दी। लेकिन अंततः सरकार ने क्या किया? इस आंदोलन को असफल कर ही दिया फाइनली, क्योंकि सरकार साम दाम दंड भेद का उपयोग करते हुए जितने भी आंदोलन हुए हैं उनको खत्म करने का प्रयास ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किया था। तो इस प्रकार ये तीनों ही कथन सत्य हो जाते हैं। एक बार फिर से देखते हैं। मेव किसान आंदोलन 1932, अलवर भरतपुर रियासतें, नेतृत्व प्रदान किया मोहम्मद अली और चौधरी यासीन खान खाना ने। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। राजस्थान में जागृति लाने वाली प्रमुख राजनीतिक संस्था क्या नाम है? सर्वहितकारिणी सभा। इसकी स्थापना किसने करी? गोपीलाल माथुर और कृष्णलाल, कन्हैयालाल ढूंढ और स्वामी गोपाल दास, यमुना प्रसाद वर्मा या जमनालाल बजाज और कृष्णलाल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कन्हैयालाल ढूंढ और स्वामी गोपाल दास है। उन्होंने राजस्थान में जो एक संस्था थी सर्वहितकारिणी सभा, उसकी स्थापना की थी। सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना किसने करी? एक तो कन्हैयालाल ढूंढ साहब, एक थे स्वामी गोपाल दास। इन्होंने कौन सी संस्था की स्थापना करी? सर्वहितकारिणी सभा। अब हम सर्वहितकारिणी सभा की बात कर रहे हैं, कहाँ पे स्थापना हुई?
चूरू में। और कब करेगी? 1907 में। ठीक है। सर्वहितकारिणी सभा कन्हैयालाल ढूंढ, स्वामी गोपाल दास। कन्हैयालाल ढूंढ और स्वामी गोपाल दास 1907 में चूरू में। ठीक है, ये एक बात होगी। अब लगे हाथ हम दो चार और महत्वपूर्ण जो हमारी संस्थाएं हैं उनको देख लेते हैं कि उनकी स्थापना किसने करी। राजस्थान कांग्रेस की स्थापना करी गोपीलाल माथुर और कृष्णलाल ने। ये गोपीलाल माथुर और कृष्णलाल ने, इन्होंने किस संस्था की स्थापना करी थी? राजस्थान कांग्रेस की। कब? 1887 में। और कहाँ करी? अजमेर में करी। जैन शिक्षा प्रचारक कौन थे? अर्जुनलाल सेठी। इन्होंने 1905 में इसकी स्थापना जयपुर में करी। अभिनव भारत समिति, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसकी स्थापना करी अर्जुनलाल सेठी, गोपाल सिंह और केसरी सिंह बराट ने 1907 में। कहाँ पे? जयपुर में। अभिनव भारत समिति की बात कर रहे हैं। अर्जुनलाल सेठी, गोपाल सिंह और केसरी सिंह बराट ने जयपुर में इसकी स्थापना करी। वर्धमान विद्यालय, इसकी स्थापना भी अपने अर्जुनलाल जी सेठी साहब ने करी थी। कब? 1907 में। कहाँ? जयपुर में। ठीक है। वर्धमान विद्यालय अर्जुनलाल सेठी, अभिनव भारत अर्जुनलाल सेठी, जैव शिक्षा प्रचारिणी सभा अर्जुनलाल सेठी 1905 जयपुर। और स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना किसने करी? तो स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना गंगा सिंह जी ने करी। कब करी? 1910 में। और कहाँ पे? बीकानेर में। गंगा सिंह जी का संबंध किस राज्य से है? बीकानेर रियासत से है। ठीक है, आगे चलते हैं। 25 मार्च 1948 राजस्थान संघ की स्थापना हुई थी इस दिन। इसमें कौन सी रियासत शामिल नहीं थी? तो देखो, इसमें कोटा, बूंदी, झालावाड़ और शाहपुरा थी। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और टोंक भी थी। कोटा, बूंदी, किशनगढ़ और शाहपुरा भी थी, लेकिन उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ इसमें शामिल नहीं थी। 25 मार्च 1948। ठीक है। राजस्थान संघ की स्थापना, इसमें 19 तो देसी रियासत है और 3 चिप ठिकाने। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय थे कितनी रियासतें थी? स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में देसी रियासतें 19, 3 चिप थे। चिप कौन कौन से थे? एक तो कुशलगढ़ हो गया, एक लावा हो गया, एक निमराना हो गया, और एक चीफ कमिश्नर द्वारा यानी यूटी था, यूनियन टेरिटरी था। कौन सा था? अजमेर मेरवाड़ा। दूसरा चरण हुआ था 25 मार्च 1948 को। इसमें 19 में से 9 रियासतें दूसरे चरण में मिली थी। और वो कौन कौन से थी? तो बांसवाड़ा, बूंदी, डूंगरपुर, कोटा, झालावाड़, प्रतापगढ़। यानी जो अपना दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान है ना, ये वाले पार्ट की जो रियासतें थी ये अपने सेकंड चरण में यानी 25 मार्च 1948 वाले चरण में इनका राजस्थान संघ में विलय हुआ था। अब इसकी राजधानी किसे बनाया गया? तो कोटा है, इसको राजस्थान संघ की राजधानी बनाया गया। राज प्रमुख कोटा के जो राजा थे कौन? महाराव भीम सिंह, इनको राज प्रमुख बनाया गया। और प्रधानमंत्री बनाया गया गोकुललाल असावा को। तो गोकुललाल असावा, अब इसको क्या याद रखोगे? दूसरे चरण से संबंधित प्रधानमंत्री थे। कौन से चरण से? दूसरे चरण से संबंधित प्रधानमंत्री गोकुललाल असावा थे। ठीक है, आगे चलते हैं। जयपुर के बनारस के नाम से प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन सा है? यानी इनमें से कौन सा तीर्थ स्थल है जिसे हम जयपुर के बनारस के नाम से जानते हैं? गोविंद देव जी का मंदिर, गलता कुंड, जमवाई माता का मंदिर या जगत शिरोमणि मंदिर? तो जो गलता कुंड है ना, इसे हम जयपुर के बनारस के नाम से जानते हैं और काफी प्राचीन कुंड है और इसे राजस्थान में बहुत पवित्रता के साथ माना जाता है। देखो, गलता जी है, यहाँ पे गालव ऋषि का आश्रम था और इन्हीं के नाम पे इस स्थान का नाम गलता पड़ा। ठीक है, वर्तमान में इसे मंकी वैली के नाम से जानते हैं। तो मंकी वैली के नाम से किसे जानते हैं? तो गलता जी को जानते हैं। इसके अलावा गलता जी को उत्तर तोताद्री भी कहते हैं। तो एक तो मंकी वैली हो गया, एक उत्तर तोताद्री हो गया, एक गालव ऋषि का संबंध इससे हो गया, और एक शब्द और आता है कृष्णदास पैहारी। इन्होंने यहीं पे रामानंदी संप्रदाय की पीठ की स्थापना करी थी। किसने करी रामानंदी संप्रदाय की पीठ की स्थापना? जयपुर में। तो ये अपने कृष्णदास परिहारी थे। और कहाँ करी थी इन्होंने? तो गलता जी में इन्होंने रामानंदी संप्रदाय की पीठ की स्थापना राजस्थान में करी थी। क्लियर है, आगे चलते हैं। राजस्थानी चित्रशैली, इसकी कौन सी विशेषताएं हैं? इनमें से कौन सी सत्य है ये बतानी है। तो इस शैली पर जैन और गुजरात शैली का प्रभाव है, बिल्कुल है। इसका लोक जीवन में विशेष सानिध्य रहा है, बिल्कुल। राजस्थानी चित्रशैली, इनका संबंध सीधा सीधा जनता से जुड़ा हो रहा है, यानी इसमें जनता से जुड़े हुए चित्र आपको बहुत सारे मिलेंगे। राजस्थानी चित्रकला ये रस प्रधान है और इसमें भाव का भी प्रमुख रखा गया है, यानी जो इमोशंस है इनकी प्रवणता रखी गई है, प्रमुखता रखी गई है।
ठीक है। राजस्थानी चित्रकला में विषय और वर्ण वैविध्य, यानी एक ही, ऐसा नहीं कि राजस्थानी चित्र शैली एक ही विषय को लेके चित्र बना रही, नहीं, अलग अलग विषयों को लेके, अलग अलग रंगों को लेके चित्र बनाए जाते हैं। और ये एक राज्याश्रित कला है। बिल्कुल, राजस्थान में बहुत सारी रियासतें थी। अगर स्वतंत्रता की बात करें तो 19 रियासतें थी। और इन रियासतों ने क्या किया था, जो चित्रकला है इनको संरक्षण प्रदान किया, तभी तो इतनी फली फूली, इतनी आगे बढ़ी, है ना। तो इस प्रकार हमारे कथन कौन से सत्य हो गए, पांचों कथन ही सत्य हो गए। अब इसके बारे में एक बार फिर से देख लेते हैं जो बातें हैं। सामान्य विशेषताएं देखो, एक तो जैन और गुजरात शैली का प्रभाव रहा। ओके, चित्रों की विषय वस्तु मुख्य रूप से धार्मिक कथाओं पर आधारित रही, लोक जीवन का भी प्रभाव रहा और इमोशंस का काफी इसमें इंपॉर्टेंस रहा। विषय वैविध्य था, एक ही सब्जेक्ट से नहीं, अलग अलग सब्जेक्ट से, जैसे मान लो कभी शिकार के, कभी पशु पक्षियों के, कभी प्रकृति के, कभी धार्मिक, है ना। तो इस प्रकार के विविध प्रकार के चित्र बनाए गए हैं। अलग अलग रंगों का उपयोग किया गया, लाल का, पीला का, हरा, सफेद का, हरा का, अलग अलग रंगों का उपयोग किया गया। और देश काल की अनुरूपता और राज्याश्रण कला रही, क्योंकि जैसे बूंदी शैली होगी, नाथद्वारा शैली होगी, किशनगढ़ शैली होगी, तो अलग अलग रियासतों ने इनको राज्याश्रित किया था, मतलब आश्रय प्रदान किया था। क्लियर है। प्रकृति परिवेश, तो प्रकृति से जुड़ाव रहा है, बिल्कुल रहा है। और राजस्थान चित्र, लघु चित्र शैली का पोषण रियासतों में होने के कारण ऐतिहासिक घटनाओं और दरबारी जीवन के दृश्य मिलते हैं, आखेट के दृश्य मिलते हैं, और राजा महाराजा के चित्र भी बहुतेरे प्राप्त हो जाते हैं। ये सारी बातें आपको विदित है, इसमें से एक दो बातें हैं वो अलग है, वो आप याद रख सकते हो। आगे चलते हैं। राधा जी, राधा जी के जन्म के रूप में जो त्यौहार मनाया जाता है, इसे किस नाम से जानते हैं हम? सबसे पहले तो ये बताओ, राधाष्टमी। अब देखो, राधाष्टमी के दिन अजमेर की जो निम्बार्क पीठ है, जो सलेमाबाद में है, वहां पे मेला बढ़ता है। कब बढ़ता है? तो ये बढ़ता है भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को, यानी भादवा का महीना होता है, उसका जो शुक्ल पक्ष होता है उसकी अष्टमी को, राधाष्टमी को सलेमाबाद में मेला बढ़ता है। ठीक है। अब कब मनाई जाती है, क्लियर हो गया, भादवे की कृष्ण शुक्ल पक्ष की अष्टमी को। कजली तीज, अब कुछ अलग अलग जो प्रमुख हमारे तिथियां हैं वो देख लेते हैं। कजली तीज कब मनाई जाती है? भादवे की कृष्ण पक्ष की तीज को। तीज तो हो गया, तो तीज को तो होगा, लेकिन कौन से महीने में? भादवे के कृष्ण पक्ष में। बूढ़ी तीज, ये भी भादवे कृष्ण पक्ष की तीज को मनाई जाती है। हलषष्ठी, ये भी भाद्रपद महीने की छठ को, यानी बूढ़ी तीज के 3 दिन बाद में क्या मनाया जाता है? हलषष्ठी मनाई जाती है। कृष्ण जन्माष्टमी, तो देखो शुक्ल पक्ष में तो राधाष्टमी है, और कृष्ण पक्ष में अष्टमी को क्या होगा? जन्माष्टमी। और जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण के जन्म के रूप में मनाया जाता है। गोगा नवमी, तो भादवे की कृष्ण पक्ष की जो नवमी होती है उसे क्या मनाते हैं? तो कृष्ण जन्माष्टमी के जस्ट अगला दिन क्या होता है? वो गोगा नवमी, यानी गोगा जी दोखे न। हाँ, तो गोगा जी दोखते हैं कब? भादवे के कृष्ण पक्ष की नवमी को। सती अमावस्या भादवे के महीने की अमावस्या है। और हरितालिका तीज भादवे की शुक्ल पक्ष की तीज, यानी भादवा महीने की, भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की तीज होती है, उसे हम हरितालिका तीज के रूप में मनाते हैं। और भादवे महीने की शुक्ल पक्ष की चौथ होती है, यानी चतुर्थी होती है, उसे हम गणेश चतुर्थी के रूप में मनाते हैं। और पंचमी को ऋषि पंचमी मनाते हैं। और राधाष्टमी आपको पता ही है, अष्टमी को, और रामदेव जयंती दसवीं को। तो इस प्रकार जो भादवा महीना है वो जो राजस्थानी त्यौहार है उनसे भरा पड़ा है, यानी सबसे फेवरेट महीना अगर 12 महीने में निकालते हैं तो कौन सा है? वो भाद्रपद का महीना है। सिरावण, सिरावण किसे कहते हैं? तो देखो, सिरावण है वो होती है कृषकों का सुबह का नाश्ता। जो किसान होते हैं वो सुबह सुबह उठ के जो भोजन करते हैं ना, उसे कहते हैं, मतलब जैसे हम मारवाड़ी में कहते हैं कलेवा, ठीक है, उसी को क्या कहते हैं? सिरावण कहते हैं। ठीक है। तो सिरावण का मतलब सुबह सुबह जो नाश्ता लेता है किसान, उसे सिरावण कहते हैं। भात, रोट और दोपहर, यानी दोपहर के अंदर जो भोजन करते हैं ना किसान लोग, उसे कहते हैं भात, भाता कह दो, रोट कह दो, और दोपहर कह दो। सिरावण सुबह का हो गया। पंचकुटा किसे कहते हैं? अब कुछ राजस्थानी टर्मिनोलॉजी है, उसको देख लेते हैं। पंचकुटा, ये सब्जी बनती है बहुत ही शानदार, इसमें 5 प्रकार की चीजें डाली जाती हैं। एक तो होती है काचरी, काचरा खाया वाला गणाई, खीर, फिर सांगरी गिर दो, फिर कुमटो और गोंदड़ा, ये चीजें डाल के इससे सब्जी बनती है स्वादिष्ट वाली, इसे कहते हैं पंचकुटा। तो अब प्रश्न ये बनता है कि पंचकुटे में कौन सा पदार्थ नहीं मिलाया जाता? तो 3 तो इसमें से दे देंगे, एक अलग दे देंगे।
तो याद रखना है काचरी, केल, सांगरी, कुमटा और गोंदड़ा। सोगरा तो बाजरे और मक्के के आटे से बनी मोटी रोटी को आखिरी सेकी जाती है, इसे कहते हैं सोगरा। यानी बाजरा की रोटी और मक्का की रोटी, इसे सेक लो बढ़िया आखिरी आखिरी, इसे क्या कहेंगे? सोगरा। घाट क्या है? तो विशेषकर मीणा जनजाति के लोगों द्वारा मक्के के मोटे आटे को पानी में पकाकर घी या तेल के साथ खाने वाला व्यंजन बनता है, इसे कहते हैं घाट। यानी जो मक्का होता है ना, इसके मोटे आटे को पानी में डाल दो, घी डाल दो और उसको बढ़िया पियो, उसे कहते हैं घाट। बटलिया क्या कहते हैं? तो गेहूं के आटे को लोए बना दो, फिर दाल के अंदर डाल दो, फिर उसे उबाल लो और इसे खा लो, इसे कहते हैं बटलिया। निरामिष क्या कहते हैं? ऐसा भोजन जो शाकाहारी हो उसे निरामिष भोजन कहते हैं। और आमिष यानी जिसमें मतलब मांसाहारी भोजन हो उसे आमिष भोजन कहते हैं। ब्याड़ू तो देखो, सबसे पहले शुरू करेंगे सिरावण से, ठीक है, उसके बाद आएंगे दोपहरिया और शाम को करेंगे ब्याड़ू। यानी किसान सुबह उठ के खाना खाता है उसे सिरावण, दोपहर को खाता है दोपहरिया, शाम को खाना खाता है उसे क्या कहते हैं? ब्याड़ू कहते हैं, ठीक है। लपटा तो गलवाना, लपटा कह दो, गलवाना कह दो, ये गेहूं का और बाजरे के आटे को घी में डाल दो, गुड़ वगैरह डाल दो और बढ़िया पानी के साथ उबोल कर बना लो, इसे कहते हैं लपटा, है ना। तो लपेट लपेट के खाओ इसे, बहुत ही स्वादिष्ट बनता है ये व्यंजन, तो आप जरूर ट्राई करें अगर आप शहरों में रहते हैं तो। आगे चलते हैं बिछुड़ो। बिछुड़ो क्या है? पैर में पहना जाने वाला एक आभूषण है, हाड़ौती क्षेत्र का एक लोकगीत है, गज की सहायता से बजाया जाने वाला वाद्य है, या शेखावटी क्षेत्र का लोकगीत है। तो देखो बिछुड़े है वो हाड़ौती क्षेत्र का एक लोकगीत है। क्या है? लोकगीत। तो देखो अलग अलग प्रकार के लोकगीत है, तो बिछुड़ो हाड़ौती क्षेत्र में गाया जाता है। हिंडो या हिंडोला, ये हिंडो किसे कहते हैं? जो झूला होता है ना उसे हिंडा कहते हैं, ठीक है। तो हिंडा कब डाला जाता है, झूला कब डाला जाता है? तो सावन के महीने में जो लेडीज होती है वो तीज के त्यौहार होता है तब मतलब झूला वगैरह झूलती है। तो ये हिंडोला श्रावण मास में राजस्थानी महिलाएं झूला झूलते समय गीत गाती है, उसे हिंडा हिंडोला कहते हैं। बिछुड़ो हाड़ौती क्षेत्र का लोकप्रिय गीत है, जिसमें एक पत्नी जिसे बिच्छू ने डस लिया है और मरने वाली है और पत्नी अपने पति को दूसरा विवाह करने का संदेश देती है। वो कहती है कि मैं तो जा रही हूँ और तू दूसरी शादी कर लेना, ये बिछुड़ो में कहा गया है। ये गीत है, इसमें ऐसी बातें करी जाती है। गुड़ला मारवाड़ क्षेत्र में होली के बाद गुड़ला त्योहार के अवसर पर कन्याओं द्वारा गाया जाने वाला लोकगीत है, इसे कहते हैं गुड़ला। तो गुड़ला का संबंध कौन से क्षेत्र से है? मारवाड़ से। पंचीड़ा तो हाड़ौती और ढूंढाड़ क्षेत्र में गाया जाता है। कल्लाड़ी, कल्लाड़ी ये वीर रस प्रधान गीत है। तो कल्लाड़ी भी क्या है? कल्लाड़ी क्या है? हाँ, ये वीर रस प्रधान गीत है। ये वो दक्खन खोल से अलग गीत है, वो भी कल्लाड़ी नाम आता है, उसमें भी वो अलग गीत है। केसरिया बालम, इस गीत में पति की प्रतीक्षा करते हुए नारी की विरह व्यथा है और ये रजवाड़ी गीत है केसरिया बालम। और मोरिया, ये सरस लोकगीत में ऐसी बालिका की व्यथा है जिसका संबंध तो हो चुका है लेकिन विवाह में अभी टाइम बचा है, यानी सगाई हो गई है, शादी होनी बाकी है, तो वो लड़की कौन सा गीत गाती है? मोरिया गीत गाती है, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। और प्रश्न किस प्रकार के, प्रश्नों की क्वालिटी कैसी है, राजस्थान के प्रश्न की क्वालिटी कैसी है, और जो इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस एंड टेक की क्वालिटी कैसी है, ये आप पूरा वीडियो देखो, प्रोसेस को समझो। उसके बाद हमारी जो टेस्ट सीरीज है, क्योंकि आपके सामने जो हमारी प्ले स्टोर ऐप है, कौन सी? मुलान एकेडमी। आपको प्ले स्टोर पे जाना है और इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है और मुलान एकेडमी पे अपने आप को इनरोल करके आपके लगभग 399 रुपये के आसपास चार्ज लगेगा और इस टेस्ट को आप इनरोल कर लो और उसके बाद टेस्ट दो। टेस्ट देने के बाद में उसके वीडियो सॉल्यूशन देखो और उसके बाद में इस वीडियो को देखो। यानी पहले टेस्ट दो, फिर हर एक प्रश्न पे खुद विजिट करो, फिर वीडियो सॉल्यूशन को देखो। तो इस प्रोसेस से क्या होगा, आप अपने लगभग संपूर्ण सिलेबस को प्रतिदिन कवर कर सकते हो, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।